हेलो, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 7th क्लास इतिहास चैप्टर नंबर 2 है नए राज्य और उनके विस्तार, यह हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दार्थ सत्य नहीं हो सकती। जो इनकी जो प्रशंसा की जाती थी वो शब्द क्या होते थे, वो सत्य नहीं हो सकते। लेकिन ये प्रशस्तियों में हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते हैं। क्या मतलब है इनका जो प्रशस्तियाँ थी कि इसका जो मतलब होता है कि प्रशंसा करना उस राजा, उस सम्राट के बारे में, जो उनके सम्राट के पास जो ब्राह्मण रहते थे, जो लेखक रहते थे, वो उस राजा के बारे में बहुत क्या उनका गुणगान करते थे, उनकी जीत का, उनके शासन के बारे में। ये जो बातें लिखी जाती थी, जो प्रशंसा की जाती थी, ये ब्राह्मणों के द्वारा की जाती थी। और ऐसे ब्यौरे कहाँ लिखे जाते थे, प्रशस्तियों में लिखे जाते थे। और जो अक्सर किसके लिए मददगार होती थी, प्रशासन के लिए मददगार होती थी। एक हमारी उपलब्धियाँ है, किसकी है, नागभट्ट की, कि कई शासकों ने जो प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धि का व्याख्यान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। जो समुद्रगुप्त के बारे में जो है प्रशस्ति लिखी गई है, इलाहाबाद का एक उसमें हरिसेन के द्वारा है। वो हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में उसका गुणगान किया था। संस्कृत में लिखी गई, जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है, वो संस्कृत में लिखी गई थी। समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा की गई है, जो प्रशस्तियों में है, उनका गुणगान किया गया था, उनका व्याख्यान किया गया था। किसके द्वारा? और एक जो प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का भी वर्णन इस प्रकार किया गया है कि एक तो इलाहाबाद में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रशस्ति है वो लिखी गई थी। दूसरी एक कौन है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सेंदो विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा, जो राज्य उनकी आगे था, दाराशाही हो गए जब वे राजकुमार थे। कनौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया उन्होंने, जो वंग है, आजकल जो बंगाल का हिस्सा है, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजों को पराजित किया गया था। इसमें क्या है, नागभट्ट है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। इसी तरह इलाहाबाद में जो समुद्रगुप्त के कामों का वर्णन किया गया है। जो प्रशस्तियाँ थी, ये क्या थी, प्रशंसा के बारे में, उस राजा के बारे में, उसके सम्राट के बारे में, उसकी प्रशासन में मददगार होती थी। उनके द्वारा जो भी युद्ध है विजयी होते थे, उस युद्ध में जीत मिलती थी। उनके कामों का वर्णन ब्राह्मणों, जो लेखक ब्राह्मण होते थे, उनके द्वारा इनका गुणगान करते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, पुरस्कार देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। कि राजा जो लोग हैं, प्राय जो ब्राह्मण थे, जो उनका गुणगान करते थे, उनके प्रशासन के बारे में उनकी मदद करते थे, क्योंकि उनकी जो जीत है, उस राजा को, शूरवीर के बारे में उनका गुणगान करते थे। उनका उस जो प्रशस्तियाँ थी उसमें गुणगान करते थे। तो उसके बदले उनको क्या मिलता था, भूमि अनुदान से पुरस्कार देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते हैं, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। नेक्स्ट है भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, ये भी हम देखते हैं। चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। कि चोलों के द्वारा
एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक हिस्सा अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरगाह, एक गांव जो बोवी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अनागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिससे ये भूमि मिलती है, इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों के द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर भी वसूल सकता है, टैक्स वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर है, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर है, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। जो ये भूमि थी, इन पे जो टैक्स लगे हुए थे, जैसे कपड़ा है, जैसे पान के पत्तों पर लगा हुआ होता था, वाहनों पर टैक्स लगा जाता था, ये वसूल कर सकते थे। वह पक्के ईंटों के बने ऊपरी माल जो है, माल पे बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए भी नहर भी बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण भी हो। लेख में सिंचाई के जितने संबद्ध स्रोतों का उल्लेख है, उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। 12वीं सदी का एक वृत्त है, संस्कृत काव्य में रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। संस्कृत में एक काव्य है रचा गया है, जिसमें कौन सी शताब्दी? 12वीं शताब्दी है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कि संस्कृत में रचा गया 12वीं शताब्दी में कश्मीर पर जो शासन किया जा रहा है, उन राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसमें कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कौन है रचनाकार? जो राइटर है वो है कल्हण के द्वारा। कल्हण ने अपना जो वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। जो कल्हण है, उन्होंने कौन सा वृत्तांत लिखने के लिए किन किन का प्रयोग किया है? शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन के पहले के इतिहास में अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। जो प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न भिन्न या अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाया है। इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। कि 12वीं शताब्दी के लिए असाधारण ग्रंथ है, कल्हण के द्वारा रचित वो एक ग्रंथ है, वो एक असाधारण था। धन के लिए युद्ध कैसे होता है? आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। कि प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेषता, वे दूसरे क्षेत्रों पर जो क्षेत्र हैं उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ये क्योंकि एक राजा है, दूसरे जो इलाका था उस पर अपना नियंत्रण करता था, युद्ध करता था। अगर वो जो राजा युद्ध को जीत जाता था तो वो क्षेत्र है, जो हारने वाले का जो क्षेत्र था उसमें जो जीतने वाला राजा है वो कब्जा कर लेता था, उनके द्वारा कब्जा हो जाता था। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र है कौन सा? गंगा घाटी में कनौज नगर। की एक विशेष रूप से एक वांछनीय क्षेत्र है वो कौन सा? गंगा घाटी में कनौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे थे। कि कनौज को लेके क्वेश्चन हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कनौज को लेके किन के बीच है ये युद्ध होता था, किन किन के बीच है ये लड़ाई झगड़ा होता था? तो हम कहेंगे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और जो पाल वंश है, इनके बीच क्या कनौज को लेकर है वो आपस में लड़ते थे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई के 3 पक्ष थे। कितने पक्ष थे जी? 3 पक्ष थे। इतिहासकार ने इसकी चर्चा है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच होता था, किसके लिए होता था? कनौज के लिए। किसके लिए जी? कनौज के लिए। कनौज के लिए होता था। और कनौज के लिए तो होता था, कनौज के में किन किन के बीच होता था? तो होता गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में। इनको क्या कहा गया था? त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हमने
पृष्ठ 566 शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा दिया, अपनी सत्ता और संसाधनों को प्रदर्शन करने का प्रयास भी किया। इसलिए जब एक दूसरे के राजा पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बना देते थे, क्योंकि जब एक राजा है दूसरे पर अगर युद्ध करने के लिए जो आक्रमण करता था तो उनका जो मेन टारगेट होता था, उनका लक्ष्य होता था उस मंदिर को भी लूटना, क्योंकि इसमें क्या होता था, बहुत अधिक संपन्न होते, क्योंकि इसमें क्या है, मंदिरों में बहुत सारा धन होता था। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद। गजनी कहाँ का था? गजनी है अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला कौन? सुल्तान महमूद। महमूद कहाँ से था? गजनी। ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। 997 से 1030 तक शासन किया। कि महमूद जो गजनी है, इसने कब शासन किया था? इंपॉर्टेंट लाइन हमारी रहेगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे HSC, CAT एग्ज़ाम और SSC एग्ज़ाम और UPSC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि महमूद गजनी कब तक शासन किया था। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 997 से 1030 तक, जो अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद के द्वारा शासन किया गया था। और नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, उनका जो नियंत्रण है वो कहाँ तक था? मध्य एशिया के भाग और ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। कि उनका जो क्षेत्र है नियंत्रण किया गया था वो मध्य एशिया के भागों जैसे ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया था। ये लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। जो महमूद गजनी किस पे आक्रमण करता था हर साल? उपमहाद्वीप पर। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, मतलब कि जिस मंदिर में बहुत सारा खजाना हो, पैसे हो, सोना जेवरात हो, तो उन पर क्या उनका मेन लक्ष्य होता था? उस मंदिर को लूटना। गुजरात का एक सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। वो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो गुजरात सबसे ज़्यादा जो लूट हुई थी महमूद गजनी की, वो हुई थी सोमनाथ मंदिर को लूट। ये महमूद गजनी की बहुत ही ऐतिहासिक ये लूट थी। महमूद ने जो धन उठा ले गया और उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। कि महमूद गजनी ने जो मंदिरों से जो पैसा लेके गया था, धन लूट के लेके गया था, तो उसका एक राजधानी के निर्माण में खर्च किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बिरूनी नामक एक विद्वान को उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। कि महमूद गजनी के समकालीन कौन था? अल बिरूनी है वो था। और उसने क्या लिखने के लिए प्रेरित किया महमूद गजनी को? तो उपमहाद्वीप का जो लेखा जोखा है उसके बारे में। तो अरबी में लिखी गई उसकी कृति कौन सी? किताब अल हिंद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी है अल बिरूनी के बारे में। किसकी लिखी गई है? सॉरी, अल बिरूनी की लिखी हुई या अल बैरूनी की द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है? किताब अल हिंद या किताब उल हिंद। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? इंपॉर्टेंट हमारी लाइन रहेगी यहाँ से कि कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। किताब उल हिंद जो इसके जो रचयिता है, इसके राइटर है, विद्वान, वो है अल बिरूनी के द्वारा। किसने कहा था कि अल बिरूनी को लिखने के बारे में? महमूद गजनी ने कहा कि इस उपमहाद्वीप के बारे में कुछ आप इनके बारे में लिखो। तो अल बिरूनी ने किताब उल हिंद का एक कृति बनाई जो अरबी भाषा में लिखी गई थी। अल बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? संस्कृत के विद्वानों से परामर्श विचार किया, बातचीत की कि उन्होंने इस अल बिरूनी किताब है वो संस्कृत के कुछ जो विद्वान थे उनसे मदद की और इस कृति को लिखा। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में कौन था? चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते रहे। दिल्ली और अजमेर के आसपास किनका शासन हुआ? चौहान का हुआ। उत्तर पश्चिम और पूर्व की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना था, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों ने टक्कर
उनसे टक्कर लेनी पड़ी थी। चौहान वंश है जब वो पश्चिम और पूर्व की ओर नियंत्रण में क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, कि चौहान है जो अजमेर और दिल्ली के आसपास अपना शासन कर रहे थे। जब वो पश्चिम और पूर्व की ओर बढ़ने लगे, जब पश्चिम और पूर्व की ओर अपना शासन करने के विस्तार को करना चाहते थे, तो तभी उनको जो बीच में जो उनकी रुकावट आई वो कौन से शासक थे, चालुक्य और गढ़वालों ने उनसे टक्कर लेनी पड़ी। जबकि चौहानों का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था, चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था, या चौहानों का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय है कब से कब शासन था, 1168 से 1192, और जिससे सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासन को 1191 में हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किसी एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कब युद्ध हुआ था, किन क्षेत्र में हुआ था। तराइन का युद्ध या त्रावड़ी का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी, तो हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। और किसकी हार हुई थी, गौर वंश के मोहम्मद गौरी की। और जो पृथ्वीराज चौहान है किस वंश से था, चौहान या चौहान वंश से था। और कब तक शासन किया था, 1168 से 1192 में। और दूसरे साल 1192 में इसे हार का सामना झेलना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 में हराया। पहले कौन हारता है कि पृथ्वीराज चौहान जीतता है, मोहम्मद गौरी हारता है। और इसी बार है तो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चोल जो राज्य है, नज़दीक से एक नज़र में देखते हैं कि चोल है किस किस तरफ उन्होंने अपना शासन किया हुआ था। जैसे हम अगर इस मानचित्र को देखें तो चोल वंश है, ये जो दक्षिणी जो क्षेत्र था इसमें अपना शासन जो विस्तार है वो किया हुआ था। कि गंगावादी, तुंगभद्रा नदी, वनवासी, नोलमवादी, पेनार नदी, कोची, जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ अपना विस्तार किए हुए थे चोल वंश। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो रहेगा जो उरेयूर से तंजावुर तक, जो हमें नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।